सुप्रभात बच्चों। आज मैं हर्षिका केन, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपको हिंदी प्रथम रचना प्रसून पुस्तिका का पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ 12 विराम चिन्ह। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नया पाठ, जिसका नाम है विराम चिन्ह। बच्चों, आप जब कभी अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हैं तथा किसी चौराहे पर पहुंचते हैं तो देखते होंगे कि अचानक आपके पापा गाड़ी रोक देते हैं। वहां ट्रैफिक लाइट लगी रहती है। वह हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है। ठीक ऐसे ही बोलते या लिखते समय विराम चिन्ह भी हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़ा रुकना है अथवा कब पूर्ण रूप से रुकना यानी विराम करना है। वाक्य को बोलते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना। आइए एक उदाहरण से हम विराम चिन्ह को और अच्छे से समझते हैं। महेश, राजीव, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? राजीव, कल हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महेश, कैसे? राजीव, सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। महेश, ओह, क्या बहुत अधिक चोट लगी? राजीव, हाँ, हम सभी को चोट भी आई और नुकसान भी हुआ। महेश, ओहो, कौन कौन था गाड़ी में? राजीव, मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। महेश, सभी सुरक्षित हैं ना? राजीव, मेरे पैर की हड्डी टूट गई क्योंकि मैं आगे बैठा था। पापा को भी पैर में चोट लगी। माँ और बहन को ज्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वे पीछे बैठी थीं। बच्चों, महेश और राजीव की बातचीत के इस लिखित रूप में आप कुछ चिन्ह देख रहे हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह हैं, जिनकी सहायता से बोलने वाले के भाव प्रकट हो पा रहे हैं तथा उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से समझ आ रही है। जैसे पहले वाक्य में महेश, राजीव, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? इस वाक्य में महेश के बाद दिया गया चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि अब महेश द्वारा कहा गया वाक्य शुरू होने वाला है या आगे महेश द्वारा कहा गया वाक्य लिखा है। इस वाक्य के दूसरे शब्द राजीव के बाद लगा ये चिन्ह राजीव को संबोधित करने के लिए
प्रयोग किया गया है तथा वाक्य के अंत में लगा यह चिन्ह महेश द्वारा राजीव से कुछ प्रश्न करने का संकेत प्रकट कर रहा है। बच्चों, इस प्रकार लिखित भाषा में कई विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार लिखते समय भी हम कई स्थानों पर रुकते हैं या कुछ विशेष भाव प्रकट करते हैं जिन्हें हम कुछ चिन्हों की सहायता से प्रकट करते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बात करते समय अभाव यानी कमी को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। इसी रुकावट को विराम कहते हैं। लिखते समय भाषा की इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रेलगाड़ी कभी छोटे स्टेशन पर तो कभी बड़े स्टेशनों पर रुकती है और यदि यह कहीं भी ना रुके तो उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार भाषा बोलते अथवा लिखते समय भी विचारों और भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार रेलगाड़ी कभी छोटे स्टेशन पर तो कभी बड़े स्टेशन पर रुकती है और यदि वह ना रुके तो उसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी, उसी प्रकार भाषा लिखते या बोलते समय अपने विचारों और भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकावट यानी विराम की आवश्यकता होती है। तो आइए पढ़ते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा के बारे में। बात के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के मध्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे सोनू, मोनू और गोलू आ रहे हैं। तो अभी तक हम क्या समझे? हम समझे कि वाक्य बोलते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। स्मरण रखें, क्या याद रखना है आपको? विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कही गई बात का अर्थ भी बदल या उलट सकता है। इसका अर्थ है कि वाक्य में गलत जगह पर विराम चिन्ह के प्रयोग से आपके वाक्य का अर्थ बदल भी सकता है या उलट सकता है। जैसे बैठो मत, खड़े रहो। इस वाक्य में खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। बैठो मत खड़े रहो। इस वाक्य में बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो इन दोनों उदाहरणों में आपने क्या देखा कि विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल गया। उपर्युक्त उदाहरणों में आपने देखा किस प्रकार
विराम चिन्ह का स्थान बदलने से कही गई बात का अर्थ ही बदल जाता है। बच्चों, लिखित भाषा में कई विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब विराम चिन्हों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। यहाँ आपको कुछ विराम चिन्ह तथा उनके चिन्ह दिए गए हैं। पहला, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। दूसरा, अल्प विराम यानी कॉमा। तीसरा, अर्ध विराम यानी सेमीकोलन। चौथा, योजक मतलब हाइफन। पांचवा, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। छठा, विस्मयादि बोधक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। सातवां, उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा। और आठवां, कोष्ठक यानी ब्रैकेट। तो हिंदी में लिखते समय इन 8 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हिंदी में प्रयुक्त होने वाले इन मुख्य विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने के पश्चात जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, अर्थात वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, बच्चा रो रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। बच्चों, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। जैसे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अल्प विराम। अल्प शब्द का अर्थ है थोड़ा। बात बोलते समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में एक ही वर्ग के अनेक शब्द आने पर अथवा वाक्य में उपवाक्य को अलग-अलग करने के लिए किया जाता है। अर्थात बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, चिड़ियाघर में हमने भालू, बंदर, हाथी, शेर और वन मानुष देखे। तो इस वाक्य में हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में एक ही वर्ग के अनेक शब्दों को अलग करने के लिए प्रयोग किया है। दूसरा, परीक्षाएं आने वाली हैं, अब पढ़ाई में जुट जाओ। इस वाक्य में हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उपवाक्य को अलग करने के लिए किया है। तो इस प्रकार हमने समझा कि अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के
दो शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। मतलब वाक्य में किसी को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं। रवि, इधर आओ। इस वाक्य में रवि के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग रवि को संबोधन करने के लिए किया गया है या रवि को संबोधित करने के लिए किया गया है। अर्धविराम बोलते या लिखते समय जब अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य पूरा होने की स्थिति में हो परंतु पूरा हुआ ना हो, अर्थात वाक्य लिखते या बोलते समय अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना पड़े तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा रोता रहा, माँ सोती रही। मैंने नाश्ता किया, साइकिल उठाई और विद्यालय चल दिया। बच्चों, जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है तब वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वही मेरा दुश्मन बन गया। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मजे किए। योजक दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों शब्दों के मध्य में लगाया जाता है, अर्थात योजक चिन्हों का प्रयोग तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ किया जाता है। जैसे माता पिता, घर बार, भाई बहन, स्मृति चिन्ह आदि। दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मजदूर दिन रात काम करता है। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उन वाक्यों में हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी कब लौटेंगे? सुहानी क्या कर रही है? तो बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कब तक वापस लौटोगे? क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के उपरांत मतलब बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मन के भाव यानी हर्ष, आश्चर्य, शोक, भय, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, कितना सुहावना मौसम है। छी, नाले में कुत्ता मरा पड़ा है। अरे, यह खून क्यों लगा है तुम्हारी कमीज पर? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे अरे, कहाँ चल दिए? छी छी, इतनी गंदगी कैसे? शाबाश, मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। उद्धरण चिन्ह किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों अथवा उन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक, कवि, लेखक, व्यक्ति का नाम, उपनाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। दूसरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात या कथन को ज्यों का त्यों मतलब उन्हीं शब्दों में बताने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं। तो गांधी जी के कथन को, उनके कथन को हमने उद्धरण चिन्ह से संबोधित करते हुए व्यक्त किया। पिताजी कह रहे थे, मैं कल सुबह की गाड़ी से आऊंगा। तो बच्चों, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने तथा इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के शब्दों को, कथन को हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह में व्यक्त किया है। मधुशाला हरिवंश राय की श्रेष्ठ काव्य कृति है। तो हरिवंश राय जी की जो काव्य कृति है, रचना है, जिसका नाम मधुशाला है, उसे हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह से संबोधित किया है। कोष्ठक चिन्ह किसी बात को अथवा कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रह्मदेव गुस्से में, मेरे सामने से चले जाओ। दशानन, रावण अत्यंत विद्वान था। बच्चों, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम निम्नलिखित स्थितियों में करते हैं। जैसे किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए, दिन मतलब दिवस, दीन गरीब। दूसरा, क्रम का बोध कराने के लिए, जब हम प्रश्न लिखते हैं तो उनके आगे उनका क्या क्रम होगा, नंबर, वो लिखने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अ 1 2 3। और तीसरा, नाटक में भावों की अभिव्यक्ति के लिए कि कौन सा वाक्य किस भाव से कहा गया है। राहुल गुस्से से, तुम सभी यहां से चले जाओ। पाठ में हमने क्या सीखा, आइए जानिए।
बोलते या लिखते समय आवश्यकतानुसार रुकना ही विराम कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के पूर्ण होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने तथा शब्द युग्मों में किया जाता है। आइए अब इस पाठ का स्मरण बिंदु पढ़ते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु। बोलने अथवा लिखने में कभी-कभी बात के भाव को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकावट को विराम कहते हैं। लिखते समय भाषा की इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए अलग-अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास को हल करने का प्रयास करते हैं। पहली अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। प्रश्न 1, किन्हीं 3 विराम चिन्हों के नाम बताइए। तो आपने इस पाठ में 8 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। आपको किन्हीं 3 विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं। तो उत्तर है 3 विराम चिन्हों के नाम हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम और योजक। प्रश्न 2, पूर्ण विराम और अल्प विराम में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है वाक्य के पूरा होने के पश्चात पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात बोलते समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभ्यास 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बात के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के मध्य में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रश्न 2, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कब और कहाँ करते हैं? इसका उत्तर है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्न 3, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 4, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों अथवा उन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभ्यास 3, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। इस अभ्यास में आपको कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। आपको उन चिन्हों के नाम लिखने हैं। पहला, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे चिन्ह का नाम है अर्धविराम। तीसरे चिन्ह का नाम है उद्धरण चिन्ह और चौथे चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। अभ्यास 4, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको सही स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखना है। पहला,
आप कहाँ जा रहे हैं? तो जैसे कि ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इस वाक्य में हम वाह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तीसरा, मधुकर ने कहा मैं देर से आऊंगा। जैसे कि इस वाक्य में मधुकर द्वारा कहे गए कथन को बताया गया है, तो हम यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मधुकर ने कहा मैं देर से आऊंगा, और वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का भी प्रयोग करेंगे। चौथा, नीलिमा, कविता, सुमन और मिताली पक्की सहेलियां हैं। यहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। नीलिमा, कविता, सुमन और मिताली पक्की सहेलियां हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न अभ्यास। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इस अभ्यास में एक वाक्य पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। अल्प विराम से अधिक रुकने पर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, अर्ध विराम या योजक। तो सही उत्तर है ख, अर्ध विराम। प्रश्न के अंत में प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं हम प्रश्न के अंत में? योजक, प्रश्नवाचक चिन्ह या अल्प विराम। तो इसका सही उत्तर है ख, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रसन्नता, शोक आदि के भाव व्यक्त करने के लिए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या कोष्ठक। तो सही उत्तर है विकल्प का विस्मयादि बोधक चिन्ह। आपका प्रश्न है अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपूर्वा, विदुषी, प्रखर विद्यालय जा रहे हैं। वाक्य लिखते या बोलते समय अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय रुकना पड़े तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र क्षमा मांगता रहा, अध्यापिका उसे डांटती रही। अभ्यास 2, चित्र देखकर वाक्य बनाइए और उनमें उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो पहले चित्र पर आधारित जो वाक्य है वह है राम और श्याम लिख रहे हैं। दूसरे चित्र पर आधारित वाक्य है रामू खिड़की साफ कर रहा है। और तीसरे चित्र पर आधारित वाक्य है सीता और गीता नाच रही हैं। तीनों ही वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अभ्यास 3, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। यहाँ खेलो मत पढ़ो, यहाँ खेलो मत पढ़ो। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में अल्प विराम का स्थान बदल जाने से उनके अर्थ में जो बदलाव आया है उसे बताइए। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार विराम चिन्ह का स्थान बदलने से कही गई बात का अर्थ ही बदल गया। जैसे पहले वाक्य में यहाँ खेलो मत पढ़ो, इस वाक्य में खेलने के लिए मना किया गया है तथा पढ़ने के लिए
कहा गया है। दूसरा वाक्य, यहाँ खेलो मत पढ़ो। इस वाक्य में खेलने के लिए कहा गया है और पढ़ने के लिए मना किया गया है। इसी प्रकार के अन्य वाक्यों को बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसी प्रकार के कुछ अन्य वाक्य जिनमें अल्प विराम का स्थान बदलने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आएगा वो हैं, उधर जाओ मत बैठो, उधर जाओ मत बैठो। यहाँ पढ़ो मत उठो, यहाँ पढ़ो मत उठो। खाना खाओ मत देखो, खाना खाओ मत देखो। गाना गाओ मत सुनो, गाना गाओ मत सुनो। पाठ की अभ्यास हल करने के बाद समय है अब कुछ गृह कार्य देने का। बच्चों, आपका गृह कार्य है पाठ को पुनः पढ़ना और दिया गया समस्त अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करना। इसी के साथ हमारा पाठ 12 विराम चिन्ह समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ आया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए दिया गया गृह कार्य पूरा कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।